चलें तो I told you till now how to calculate the phases on the lines and what the phase are on each line. I hope you understood that by now. So I will take a step forward after that. The next point in this thing was the three lines display conditions of P and T at which two phases coexist and divide the diagram into three single phase region. The triple point is an invariant. ये मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल पॉइंट है वो इनवेरिएंट है. एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ यूनिवेरिएंट. कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर जो होना वो यूनिवेरिएंट होगा, यानी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा. और कोई भी पॉइंट जो सिंगल फेज रीजन में होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा. ये मैंने आपको अभी तक बता दिया था. अब इसको एक स्टेप आगे लेंगे. यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें. चलें, I'll move forward then. The region in the diagram greater than the critical pressure and critical temperature is marked by dashed lines. आवाज आ रही है मेरी? यस सर. जी सर. यस सर. मुझे मालूम तो पड़े कि मैं आवाज आ रही है. ओके. यानी जब आपने क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर लिया, आप डायग्राम में देखेंगे कि वो डैश लाइंस के अंदर है. दे आर नॉट फेस बाउंड्रीज बट लिमिट सेट फॉर लिक्विड एंड गैस. ये जो डैश लाइनें हैं ना, ये फेस बाउंड्री नहीं है, ये लिमिट्स हैं लिक्विड एंड गैस की. मतलब वही बात हो गई कि इन लिमिट्स को अगर आपने क्रॉस कर लिया ना, अगर आप इस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर गए तो अगर आप प्रेशर रिड्यूस करोगे, प्रेशर रिडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. यानी अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे और प्रेशर रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, कोई असर नहीं होगा. सिमिलरली कंडेंसेशन भी नहीं होगा. कंडेंसेशन कब नहीं होगा? अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस करोगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर. ये लिमिट्स अगर क्रॉस हो गए. अगर मैंने आपसे पूछ लिया what are the coordinates of the limits, you will say PC and TC, which means the critical pressure and the critical temperature. तो ये processes, neither of these processes can take place beyond a certain region. It is termed as a fluid. रिपीट कर दे. कहाँ से रिपीट करूं? चलें, Yes, मैं sir, इसको sir, यूं ये बोल वाला देता हूं. वापस चलें, रिपीट. मैं बता देता हूं. मैंने आपको अभी बोला कि क्रिटिकल पॉइंट एक पॉइंट होता है. अब इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है. फर्ज करें आपने स्पेसिफिक प्रेशर और स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है उसको क्रॉस कर लिया है. अभी तक मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बताया था कि टू फेज रीजन के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1, जिसका मतलब ये हुआ कि आप एक पैरामीटर को कांस्टेंट रख सकते हो, दूसरे को आप चेंज कर सकते हो. यही मैंने बोला था ना. अब फर्ज करें आपने इस पॉइंट को क्रॉस कर लिया जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, जो कि लिमिट्स हैं. अगर वहां पर आप अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे और प्रेशर को चेंज करोगे, जो कि थर्ड पॉइंट में लिखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करोगे रिड्यूस, तो आपके वेपर रीजन या लिक्विड रीजन में आप नहीं आ पाओगे. सिमिलरली अगर आप दूसरी प्रोसेस करो, यानी आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर कम करना चाहा, क्योंकि आप एक ही वक्त में एक को कांस्टेंट रखना जरूरी है क्योंकि लाइन के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तब भी कोई असर नहीं होगा. तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट या ये लिमिट्स क्रॉस हो गए तो गिब्स फेज रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा और आपके पास टू फेज रीजन नहीं होगा. आपके पास एक सिंगल फेज रीजन हो जाएगा जिसको हम एक फ्लूइड रीजन बोलते हैं. बात समझ आई? यस तो सर. पूछ रहे थे उनको समझ आई? यस सर. चलें. द गैस रीजन, जो आपका जो गैस रीजन है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है वर्टिकल लाइन से. द गैस टू द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन कैन बी कंडेंस्ड एंड इज नोन एज वेपर. इसको मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आपको बेहतर समझ आएगा. मैं माउस हिलाऊंगा, प्लीज लुक एट माय माउस. सपोजिंग दिस इज माय गैस रीजन. These were the boundaries that I was telling you.
this dotted line. Critical temperature, critical pressure. Suppose I make a line all the way downwards over here, from the critical point till the critical temperature. What I'm trying to say that वैसे तो this whole region is known as a gas, but if I draw a line over here and to the left of this line, this region, what would it be called? Vapor, where the gas vapors would be formed. And if I go to the right of this region, what can I say? I can say that that is the fluid region. That is not a gas or a vapor region. This imaginary line over here, look at my mouse, this line, this demarcates whether to the left you have vapor or to the right you have nothing, dense fluid. This line is not there in reality. It's an imaginary line to increase the concept. The imaginary line from the critical point till the critical temperature. Is this clear? ये हकीकत में लाइन नहीं होती है, ये हमारी सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता रहा हूं आपको। बात समझ आई? नहीं सर। अब जो फ्लूइड आपका रीजन होता है ना, द फ्लूइड एग्जिस्टिंग एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल। तो अगर मैंने आपसे सुपर क्रिटिकल का डेफिनेशन पूछा, उसके अंदर घबराने की बात नहीं है। सुपर क्रिटिकल इज जस्ट द टेम्परेचर विच इज ओवर द टेम्परेचर ऑफ द क्रिटिकल रीजन। यानी अगर आपके क्रिटिकल रीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 500 केल्विन है, एनी टेम्परेचर above 500 Kelvin, whether it is 500.01 or whether it is 1000, it comes under the supercritical regime. And once you go in the supercritical regime, you cannot get two phases. You will always get one phase, which is called the dense fluid. Till you do not reach the supercritical regime, you can get two phases, the vapor phase and the liquid phase. Clear है? Yes sir. चलें। अभी मैंने बात की थी पीटी डायग्राम की, अब बात करते हैं पीवी डायग्राम की। पीटी डायग्राम्स गिव नो इंफॉर्मेशन अबाउट वॉल्यूम। अगर आप पीटी डायग्राम को देखें, आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। अब उस लाइन के अंदर ये नहीं बता रहा है कि कितनी रीजन आपकी वॉल्यूम आपको दिखाना चाह रहा है, कि कितनी रीजन के ऊपर सिंगल फेज है, कितनी रीजन के ऊपर कौन सा फेज कौन से डायरेक्शन में है, ये आपको नहीं बताता। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये पीवी डायग्राम से आपको मिलती है। पीटी डायग्राम और पीवी डायग्राम के अंदर फर्क क्या है? पीटी डायग्राम आपको सिर्फ बाउंड्रीज देगा सिस्टम के अंदर। जब आपने पीटी डायग्राम देखा तो आपको मालूम पड़ गया, अच्छा ये ट्रिपल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर एक लाइन है, इस लाइन के एक तरफ आपके पास वेपर है, एक तरफ आपके पास लिक्विड है। इसी तरह अगर फ्यूजन कर्व है तो एक तरफ आपके पास लिक्विड है, दूसरी तरफ आपके पास सॉलिड है। यानी आपको इन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज दी हुई हैं, एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं बताया है। ये एग्जैक्ट वॉल्यूम कहां से आता है? ये एग्जैक्ट वॉल्यूम पीवी डायग्राम से आता है। दैट इज व्हाई वी डू द पीवी डायग्राम। On the PV diagram, the boundaries become regions where two phases can coexist in equilibrium. Again, like PT diagram के अंदर equilibrium was an important concept, again in PV diagram you will focus on equilibrium. These regions are represented by bounding curves representing the single phases. जो आपके जो रीजन्स हैं वो नए कर्व से डिपेंड करे, शो करेगा, जो सिंगल फेज आपको दिखाता था। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ पीटी डायग्राम ऑन अ पीवी डायग्राम बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। वो जो आपके एक पॉइंट था ना, पॉइंट ए, वो इस डायग्राम के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा और इस लाइन को हम ट्रिपल लाइन बोलते हैं। तो अगर मैंने आपसे ये पूछा कि स्टेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन द ट्रिपल लाइन, क्या होगी? ट्रिपल लाइन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा सर? जीरो ही होगा, क्योंकि फर्क सिर्फ ये है कि वो जो एक पॉइंट था ना पीटी डायग्राम के ऊपर, वो एक लाइन बन गई और कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगा। लुक एट दिस डायग्राम।
अगेन इन दिस डायग्राम व्हाट दे आर मिसिंग इज द यूनिट्स. यहां पर पास्कल होना चाहिए था, यहां पर केल्विन होना चाहिए था, सॉरी मीटर क्यूब होना चाहिए था. अब इस पॉइंट को देखें. सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं. ये जो पूरी जो लाइन है, दिस लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट इज दिस ऑन अ पीटी डायग्राम? ट्रिपल लाइन. ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल लाइन तो यहां पर है. मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको ये डायग्राम दे दूं और ये डायग्राम देकर मैं आपको बोलूं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पीटी डायग्राम बनाओ, तो आपको बनाना आना चाहिए. या अगर मैं आपको पीटी डायग्राम दे दूं और बोलूं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम बनाओ, तो आपको बनाना आना चाहिए. इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स जिस पे अप्लाई करेंगे, दैट इज दिस कर्व. ये जो डोम शेप्ड कर्व है ना, ये और ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन. इस कर्व का क्या नाम है? लिक्विड प्लस वेपर कर्व का. नहीं पता सर. या तो वेपराइजेशन कर्व होगा या कंडेंसेशन कर्व होगा. चलें, मैं आपको एक बात बताऊं. ये जो कर्व है ना जो मैंने पी और वी बनाया है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे पॉइंट ए टू सी, देयर इज अ पॉइंट ए टू सी ऑन अ पीटी डायग्राम which is the vaporization curve, make this point on a PV diagram. ये आपका क्वेश्चन है. तो आप क्या बनाओगे? आप ये पूरा डायग्राम नहीं बनाओगे, आप एक ट्रिपल लाइन बनाओगे क्योंकि आपको बेस देना है, और आप सिर्फ ये कर्व बना दोगे. ये जो पूरा कर्व है ना, ये जो पूरा कर्व है, दिस इज नथिंग बट पॉइंट ए टू पॉइंट सी. जो वो क्रिटिकल पॉइंट का जो पूरा कर्व था ना, वो ये पूरा कर्व है. और इस कर्व के अंदर ये आपको वॉल्यूम दिखा रहा है. दिस इज वाई पीवी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. ये आपको दिखा रहा है हाउ मच प्रेशर एंड वॉल्यूम. उस पीटी डायग्राम में you could not tell how much how much phases are there or what is the proportion, because all you can see is one solid line. अगर मैं आपसे ये पूछूं B to A लाइन बताओ, B to A लाइन क्या होता है? B to A लाइन इज अ टू फेज रीजन, यानी सॉलिड या गैस रीजन होता है. तो आप इसको कैसे दिखाओगे इस पीवी डायग्राम में? यू विल जस्ट मेक दिस डायग्राम. ट्रिपल लाइन के नीचे यू विल राइट सॉलिड प्लस वेपर. दिस इज ऑल यू आर गोइंग टू मेक. बात समझ आई? यस सर. तो अगर मैंने आपको ये बोला कि शो मी द वेपर रीजन ऑन अ पीवी डायग्राम, तो फॉर अ वेपर रीजन ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक दिस डोम और उसके राइट हैंड साइड पे वेपर लिख दो. आपको ये बाकी की चीजें नहीं बनानी पड़ेंगी. क्वेश्चन समझिएगा. अगर मेरा क्वेश्चन ये बोलता है कि ड्रॉ द इंटायर पीटी डायग्राम इन अ पीवी डायग्राम, तो आप ये पूरा बनाओगे. अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं ड्रॉ द कर्व ए बी, तो आपने सिर्फ ए बी का रीजन दिखाना है. अगर मैं आपसे बोलूं ड्रॉ द कर्व एट सी, तो आपने सिर्फ ए सी का रीजन दिखाना है. तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई एम आस्किंग यू. मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है. इधर मैंने आपको बोला था कि ड्रॉ द सॉलिड प्लस लिक्विड रीजन. सॉलिड प्लस लिक्विड रीजन पीटी डायग्राम में क्या था? पीटी डायग्राम में सॉलिड प्लस लिक्विड रीजन वाज द फ्यूजन कर्व या द मेल्टिंग कर्व. इसके अंदर देखें, इसके अंदर आपको वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा, कितना प्रेशर है, कितना वो है, कितना सॉलिड फेज है, कितना लिक्विड फेज है. So this you can see on a PV diagram. If I tell you to make that region, all you need to do is you need to make a triple line because it needs a base, and you need to make a solid plus liquid region. यहां पर क्या होता? यहां पर क्या होता? सॉलिड होता. यहां पर क्या होता? लिक्विड होता. उसके बाद क्या होता? लिक्विड वेपर होता. ये आपके सामने डायग्राम है. सॉलिड प्लस लिक्विड, which is the curve. Beyond this is solid, over here is liquid, then liquid and vapor, which is the most important region, vapor and solid plus vapor. Another example, I ask you only to show the solid region. देखें solid region में मैंने क्या बनाया. सबसे पहले मैंने ट्रिपल लाइन बनाई. ट्रिपल लाइन के बाद ऑब्वियसली मुझे एक बाउंड्री बनानी है. अगर मैं एक बाउंड्री और यहां बना देता तो ये सॉलिड एंड लिक्विड रीजन होता.
मैंने सिर्फ सॉलिड रीजन दिखानी थी, ये मैंने सॉलिड बना दिया। बात समझ आई? यस यस सर। सर तो ये डायग्राम हमें याद कर, क्या हुआ? डायग्राम्स हमें याद करनी है सर? याद नहीं करनी, तरीका आना चाहिए। मैं आपको रट्टा मारने को नहीं बोल रहा, कॉन्सेप्ट यूज करना है। फर्ज करें मैं आपको सिर्फ ये पोर्शन देता, मैं आपको सिर्फ ये पोर्शन देता, रिवर्स में भी दे सकता था। मैंने आपको एग्जाम पेपर में ये डायग्राम दी होती और इसको मैं आपको बोलता कि इसको मुझे पीटी डायग्राम में दिखाओ, तो आप क्या दिखाते मुझे? आप मुझे पीटी डायग्राम के अंदर पूरा पीटी डायग्राम नहीं दिखाते, सिर्फ ट्रिपल पॉइंट दिखाते, ये ए, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट तीनों कर्व्स में कांस्टेंट है, इसलिए मैंने ट्रिपल लाइन सब में बनाई है। आप सिर्फ ए दिखाते और आप सिर्फ ये कर्व बनाते। दैट इज ऑल यू वुड मेक, यू वुड जस्ट मेक ए टू डी। ये आपका टू फेज रीजन हो गया। ये चीजें याद करने से नहीं आती, अगर आप रट्टा लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको खुद ही आप मैसअप कर लेंगे। आप उसको अंडरस्टैंड करें, डायग्राम को देखें, उसको समझें। तो अगर फर्ज करें एक डायग्राम मैंने आपको दिया नहीं है, सर अगर मैं आपको ये बोलता आप कि एक सेकेंड, अगर मैं आपको सर, ये बोलता कि ये जो हिस्सा है जहां पर मेरा माउस जा रहा है, ये हिस्सा मुझे पीटी डायग्राम में बनाकर दिखाएं, आप क्या बनाते अपने डायग्राम में? सर वापस रिपीट करें क्वेश्चन। I am saying draw this liquid vapor region, the one which you can see my mouse hovering. What would you make in this condition on a PT diagram? सर ए से सी बनाएंगे सर। हाँ, ए टू सी। आप सिर्फ A to C बनाते, आप पूरा डायग्राम नहीं बनाते। अगर किसी ने पूरा डायग्राम बना लिया होता तो मैं उसको रॉन्ग मार्क करता, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं उससे पूछ क्या रहा हूँ, मैं उससे पूरा पीटी डायग्राम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उससे सिर्फ A to C का रीजन पूछ रहा हूँ। उसको सिर्फ A बनाना था और एक कर्व C में बनाना था, A to C बनाता, दैट इज ऑल। अगर मैं उससे ये पूछता, अगर मैं उससे ये सर अब मेरा क्वेश्चन है बोले, सर, आपने कहा ना कि अभी जो पीटी में जो है ना हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पीवी में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो ठीक हाँ है बिल्कुल। हमें दोगे, लेकिन इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि आपको पीवी डायग्राम क्या दिखा रहा है। पीवी डायग्राम बेसिकली वॉल्यूम दिखा रहा है, वो आपको वॉल्यूम दिखा रहा है, आपके क्रिटिकल पॉइंट को एक्सपेंड कर रहा है, वही पॉइंट को वो वॉल्यूम टर्म्स में लेकर जा रहा है। एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ये जितनी भी लाइनें हैं ये आपको सिर्फ बाउंड्री दिखा रही है। ए और बी, ए और सी को एग्जांपल ले लें, ए और सी आपको बाउंड्री दिखा रही है, आपको ये तो नहीं बता सकती कि वेपर फेज है कितना लिक्विड फेज है। ये केमिकल इंजीनियरिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स एक्सपर्ट्स, जिन्होंने पीएचडी की है, जिन्होंने काम किया है, उन्होंने इसको एक्सपैंड कर कर इसी चीज को ये बना दिया था। कम से कम इसके अंदर तो आप ये तो बता सकते हैं ना कि इतना वॉल्यूम है इसके अंदर, बाउंड्रीज नहीं है। यही रीजन है ट्रिपल लाइन का, कि वो जो पॉइंट है उसको इन्होंने एक्सपैंड कर दिया है ट्रिपल लाइन के ऊपर। और अगर दूसरा आपका सवाल है कि ये क्यों होता है, तो आप वो देखें कि पीटी डायग्राम के अंदर सब सारी जो चीजें हैं वो ट्रिपल पॉइंट से लिंक्ड हैं, वो उस पॉइंट से सारे कर्व जा रहे हैं। तो सिमिलरली जब आप वॉल्यूम कर्व बनाओगे तो ये देखें सारी चीजें ट्रिपल लाइन से ही अटैच्ड होंगी। जो आपका सॉलिड लिक्विड रीजन है वो ट्रिपल लाइन से अटैच्ड है, जो आपका लिक्विड वेपर रीजन है वो ट्रिपल लाइन से अटैच्ड है, जो आपका सॉलिड वेपर रीजन है वो भी आपका ट्रिपल लाइन से अटैच्ड है। सिर्फ ये उसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या स्पेस दिखा रहा है और कुछ नहीं है। इट इज अ डिफरेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आंसर्ड योर क्वेश्चन? सर मैं समझ गया सर, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा ये था सर कि इन्होंने जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनाया, मतलब वो वर्टिकल भी तो बना सकते थे, तो हमारे लेवल पे कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखें, पहली बात तो ये कोई टेम्परेचर लाइन नहीं है। अगर आप वर्टिकल लाइन बनाते, आप कैसे उसको ट्रिपल लाइन को सिग्निफाई करते, कैसे करते? वर्टिकल लाइन बनाकर आपको मिलता क्या, मुझे आप ये बताओ। कर्व के इसके वो देख लें, कोऑर्डिनेट देखकर, पी और वी देखकर, कैसे आपको जस्टिफाई करते हो उसको? ठीक है सर सिर्फ वो टेम्परेचर ही होता सर। देखें, पहली बात तो ये, आप इस कर्व के अंदर टेम्परेचर नहीं दिखा सकते, जिसकी मैं आपको अभी बात करने वाला हूं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, अगर आपने टेम्परेचर का जिक्र किया,
मुझे बताएं प्रेशर वॉल्यूम कर्व के अंदर टेम्परेचर किस तरह मैं दिखाऊंगा? नहीं दिखा सकते। नहीं, मैं बोलता हूं दिखा सकते हैं। कैसे दिखाऊंगा? टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है ना पीवी कर्व में। जरूरी नहीं है, इट इज कांस्टेंट अगर बॉयल्स लॉ हो, मगर आपका आधा आंसर सही है, कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट हो तो कैसे होगा कांस्टेंट? अगर फर्ज करें मेरे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं, 500 है 600 है, ये कैसे दिखाऊंगा मैं? सर तो हम जो है ना कर्व के साथ एक की शो करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि टेम्परेचर जो है ना हमारे पास 500 डिग्री है इस पूरे हाँ, सिस्टम के लिए। नहीं मतलब इस सिस्टम के अंदर अगर, ये तो ग्राफ है ना, एक ही सिस्टम के अंदर अगर मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर दिखाना चाहता हूँ 500 और 600, ये तो दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, शो कैसे करूंगा? कभी आपने पता नहीं। आइसोथर्म का नाम सुना है? सेम टेम्परेचर। यस सर। सेम टेम्परेचर। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग ने आधी बात सही की थी कि टेम्परेचर सेम होगा, और ये अगली स्लाइड में ही मैं आपको ये बताना चाह रहा था। पहले तो मुझे बताएं ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ड्राइंग का? यस सर, रात हो सर। गया। आइसोथर्म्स आप इस तरह डिनोट करेंगे, यानी ये जो लाइन, आपका जो टेम्परेचर लाइन है वो वर्टिकल लाइन नहीं जाएगा, वो इस तरह जाएगा, सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जाएंगी, ये यूं जाएगी, ये यूं जाएगी, ये यूं जाएगी। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे जाएंगी, इस पॉइंट पे मैं आपको आ रहा हूं। मगर ये जो सारी लाइनें हैं इसको हम आइसोथर्म बोलते हैं, और आइसोथर्म का ये मतलब हुआ कि टेम्परेचर सेम है। यानी अगर मैंने ये वाला टेम्परेचर देख लिया, टी देख लिया, तो जो मेरा टेम्परेचर इस पॉइंट के ऊपर है वही मेरा टेम्परेचर इस पॉइंट के ऊपर है। यानी ये पूरी लाइन टी की है, ये पूरी लाइन T1 की है, ये पूरी लाइन T2 की है, ये पूरी लाइन T3 की है। ये चार डिफरेंट आइसोथर्म्स हैं। यानी अगर मुझे पीवी डायग्राम के ऊपर 10 टेम्परेचर दिखाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 लाइनें बनानी पड़ेंगी, और वो सारी लाइनों का टेम्परेचर अपने टेम्परेचर से कांस्टेंट होगा, इसीलिए वो आइसोथर्म कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये पहली लाइन है ये 100 पे हो, दूसरी लाइन 50 पे हो, तीसरी लाइन 25 पे हो, चौथी लाइन 10 पे हो, इन सब का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ये बात समझ आई? यस नहीं सर। सर, हर लाइन का है, हर अपना लाइन अपना का अलग। टेम्परेचर है। अब ये आपको ग्राफ इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। अब मैं एक्सप्लेनेशन पे आता हूं। बात उन्होंने टेम्परेचर की थी, इसलिए मैंने आपको बीच में ये बता दिया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था that the most important region that we are studying is liquid vapor equilibrium. That is why we work on this curve. We do not look at the liquid region, we do not look at the solid liquid region, we do not look at the solid vapor liquid region. We are focusing on the liquid vapor region. What are the 2 points which are important in the liquid vapor region? One is the triple point, second is the critical point. Is everyone with me till here? यस सर। So this is the curve I've made. This is the curve I've made. My curve is, माइक प्लीज बंद करने, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ नहीं आई तो आपसे असाइनमेंट नहीं होगा। This is the important point के this whole region is the liquid vapor region, which is our most important region of study. What is the curve that I am studying? The curve is BCD. What can I tell about the point B or the point D? On what point are they on? ये कर्व किस चीज पे बनता है? अगर मैं लाइन यहां बना दूं ट्रिपल लाइन। ट्रिपल लाइन के ऊपर। ट्रिपल लाइन के। अब देखें, अब इस कर्व का जरा कॉन्सेप्ट समझें। The figure shows liquid vapor and vapor regions in equilibrium and 4 isotherms. मैं पॉइंट बाय पॉइंट जाऊंगा। ये जो आपको फिगर शो कर रहा है ना, ये फिगर शो कर रहा है मुझे चार चीजें। पहली चीज मुझे शो कर रहा है ये लिक्विड रीजन,
दूसरी चीज ये शो कर रहा है लिक्विड वेपर रीजन, तीसरी चीज ये शो कर रहा है वेपर रीजन, and the fourth thing is it is showing me 4 different isotherms. How can I say 4 different isotherms? There are 4 lines, 1 2 3 4. Every particular line is one isotherm, and every isotherm has its own specific temperature. Is everyone with me till here? यस सर। क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो मसला होगा, इसलिए मैं बहुत स्लो जाऊंगा और बार बार पूछूंगा। तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि इस डायग्राम में कितने आइसोथर्म्स हैं, कितने रीजन्स हैं और कौन कौन से रीजन हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए। आइसोथर्म्स आर लाइन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन अ पीटी डायग्राम, दे आर वर्टिकल लाइंस। किसी ने वर्टिकल लाइंस की बात की थी ना कि आप टेम्परेचर वर्टिकल लाइंस में दिखाओ, वो वर्टिकल लाइंस आप पीटी डायग्राम में दिखा सकते थे बिकॉज दैट वाज अ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व। ये जो है ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है। इसके अंदर आपकी जो टेम्परेचर लाइंस होंगी वो स्ट्रेट लाइंस या नहीं होंगी, वर्टिकल लाइंस नहीं होंगी, वो आइसोथर्म्स के फॉर्म में होंगी, इसीलिए इनको आइसोथर्म के फॉर्म में रखा गया है। तीसरा पॉइंट, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर they do not cross the phase boundary. अभी मैंने आपको बोला था कि अगर कोई टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर है, जब मैं बात क्रिटिकल टेम्परेचर की करता हूं, मैंने क्रिटिकल पॉइंट पे कहा था क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर। what did I tell you that if it crosses the critical temperature, what can I determine? Can I say it is a liquid region or a vapor region? I cannot say. No, All I can say is it is a dense fluid. यानी कोई भी टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हुआ वो आपके क्रिटिकल पॉइंट को टच नहीं करेगा। अगर आप पहला आइसोथर्म देखें, पहला आइसोथर्म इज T is greater than TC। ये अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर एक टेम्परेचर होगा। फर्ज करें इसका टेम्परेचर 300 है और अगर मैंने आपको बोला कि ड्रॉ कर्व ऑफ 600, तो 600 इसके कहीं ऊपर होगा मगर टच नहीं करेगा। अगर मैं आपको 400 बोलता तो 400 भी इसके ऊपर होता, टच नहीं करता मगर सी के ज्यादा करीब होता। तो ये बात समझ आई। एनी आइसोथर्म which has temperature above the critical temperature, it does not touch the phase boundary, उसके ऊपर आप डिमार्केट नहीं कर सकते कि आपका फेज लिक्विड है, आपका फेज वेपर है। आप सिर्फ ये डिमार्केट कर सकते हैं कि ये एक फ्लूइड रीजन के अंदर है, डेंस फ्लूइड के अंदर। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? यस सर। तो इसका जो शेप sir. होता है वो एब्सोल्युटली फ्लैट होता है, बनाने में कोई डिविएशन नहीं होता। एक आप फ्लैट शेप का बना देते हैं। अगर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर 300 है और मैं आपको बोलूं 300.01 पे बनाओ, तब भी फ्लैट बनेगा मगर वेरी क्लोज टू द क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, क्योंकि वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है। चलें, ये एक पॉइंट था। दूसरा, अच्छा, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल पॉइंट, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये स्मूथ कर्व है। दूसरा होता है टेम्परेचर एग्जैक्टली एट द क्रिटिकल पॉइंट। अगर कोई टेम्परेचर आपका क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस आइसोथर्म को हम बोलते हैं क्रिटिकल isotherm. If I ask you the definition of critical isotherm is the isotherm which has the same temperature as the temperature of the critical point. यानी अगर critical point का temperature 500 Kelvin है तो critical isotherm का temperature आपका क्या हुआ? 500 ही हुआ। इसको ड्रॉ करने के लिए आप कर्व ऊपर से लेकर आते हो, ये मेरे माउस को फॉलो करें, ऊपर से लेकर आते हो और क्रिटिकल पॉइंट को टच करते हो। क्रिटिकल पॉइंट को टच करने के बाद ये कर्व आपका
फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होना का मतलब ये देखें, ये फ्लैट हो गया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैट? जब मैं आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट कराऊंगा 4th CLO के अंदर, आप इस फ्लैटनेस के ऊपर दोबारा आएंगे। द फ्लैटनेस वैसे इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट विल बी मैथमेटिक्स है, what will be the first and second derivatives on this point if it's Zero. flat? Zero. Zero. तो मैं आपको लिंक करूंगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव जीरो क्यों है, मगर फिलहाल क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपका कर्व यहां से आता है, क्रिटिकल पॉइंट पे टच होता है, फ्लैट होता है और फिर ये भी बाहर जाता है। इस पॉइंट के ऊपर भी आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि वेपर फेस कितना है या लिक्विड फेस कितना है। यानी एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, उस पे भी आप डिटरमिन नहीं कर सकते, एंड द एग्जैक्टली एट क्रिटिकल टेम्परेचर, उसमें भी आप डिटरमिन नहीं कर सकते। और इस डायग्राम को मैं देखकर कैसे बोल सकता हूं आप डिटरमिन नहीं कर सकते? क्योंकि ये देखें, ये दोनों डायग्राम 1 and 2 they do not pass the two phase region. Every point inside this region is a two phase region. ये भी टू फेज रीजन नहीं क्रॉस कर रहा, ये भी टू फेज रीजन नहीं क्रॉस कर रहा। ये आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पे टच कर रहा है, फ्लैट हो रहा है और नीचे जा रहा है। ये 2 पॉइंट समझ आए? यस सर। अब तीसरी बात, कोई भी टेम्परेचर या कोई भी क्रिटिकल आइसोथर्म कोई भी टेम्परेचर या आइसोथर्म जिसका टेम्परेचर आपके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो, वो लाजमी टू फेज रीजन से जाएगा। अगर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर 400 है और आपके पास 2 आइसोथर्म है, एक 300 है, दूसरी 200 है, वो दोनों टू फेज रीजन से जाएंगे। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ 300 का रीजन। 300 का रीजन है, ये आएगा यहां से लेकर बाउंड्री पे टच करेगा, बाउंड्री के बाद अगेन ये फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट होने के बाद ये बाहर जाएगा। ये जो फ्लैट रीजन है, ये देखें, ये टू फेज रीजन है। यानी इस लाइन के ऊपर वेपर भी आपको मिलेगा और इस लाइन के ऊपर आपको लिक्विड भी मिलेगा, और जो उससे नीचे वाला टेम्परेचर है 100 डिग्री वाला, उसके ऊपर भी आपको लिक्विड भी मिलेगा, वेपर भी मिलेगा। सिर्फ नोट ये करें कि उसका एरिया ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना वो इस एरिया में भी ज्यादा हो रहा है, उसका सिर्फ प्रोपोर्शन या कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो रहा है, मगर वो भी 100 है। पहले तो ये पॉइंट क्लियर करें, फिर आगे मैं जाऊंगा। तो बात समझ आई? बात ये है कि जितने भी एरिया वाला सर, ये एरिया वाला रिपीट करते हैं प्लीज। एरिया तो आपको देखकर नजर आ रहा है ना, इस एरिया को नोट करें। एरिया से मुराद ये कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे अज्यूम कर लें ये जो मेरा माउस है ना, ये 200 केल्विन के ऊपर है, ये पहली वाली लाइन 100 केल्विन के ऊपर है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे 50% मार्क करो 200 वाले केल्विन के ऊपर, 50% आप कहां पर मार्क करोगे? अज्यूमिंग समवेयर आप यहां पर मार्क करोगे। ये 50% आ रहा है ना बीच में, यहीं आ रहा है ना? यस सर। अगर मैं आपको बोलूं 50% 100 वाले पे मार्क करो, अब अगर उस हिसाब से जाऊं तो 50% यहां पर आ रहा है, मगर ये देखें ये 50% से कम है। इसकी एरिया बढ़ रही है क्योंकि इसके अंदर जो आइसोथर्म का, आप जितने कम टेम्परेचर पे जा रहे हो ना, उतना आपका फेज रीजन टू फेज रीजन में ज्यादा जा रहा है। तो इसका जो 50% होगा वो तकरीबन यहां पर होगा। टू फेज रीजन के अंदर प्रोपोर्शन आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसीलिए एवरी सिंगल आइसोथर्म इज इंडिपेंडेंट। इस आइसोथर्म जो 200 पे है उसका कोई लिंक नहीं है आइसोथर्म एट 100 के ऊपर। आइसोथर्म जो 600 के ऊपर है उसका कोई लिंक नहीं है 100 के ऊपर। अगर इन दोनों टेम्परेचर के बीच के अंदर कोई आइसोथर्म होता, वो यहां पर बन जाता, उसका भी कोई लिंक नहीं होता ऊपर वाले से और नीचे वाले से। एवरी सिंगल टेम्परेचर लाइन आइसोथर्म इज अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम ईच अदर। ये बात समझ आई?
यस सर। सर ये तो एन और क्यू पॉइंट कौन से हैं? एन क्यू। एन और क्यू, इस पर भी मैं आ रहा हूं। एन और क्यू सिर्फ ये डिटरमिन कर रहा है कि क्यू के ऊपर आपका लिक्विड फेज होगा 100। any point on this line would be 100, any point on this line would be 100 vapor। अगर 100 लिक्विड इस पॉइंट के ऊपर हुआ तो वेपर कितना होगा इस लाइन के ऊपर? 0। 0। अगर 100 वेपर इस लाइन के ऊपर हुआ तो लिक्विड कितना होगा? 0। ये एनालिटिकल क्वेश्चन होता है। सपोज मैं आपको बोलूं जे का मुझे प्रोपोर्शन बता दें, आप क्या बोलेंगे? 100। 100 नहीं। 70 लिक्विड और 30 वेपर। हाँ तकरीबन आप नहीं, उल्टा बोला। आप 30 वेपर नहीं बोलेंगे, इसको इसको 70 नहीं, सही बोला आपने। 70 लिक्विड बोलेंगे और 30 वेपर बोलेंगे रफली। इसको कोई 80-20 भी बोल सकता था। मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये 70 लिक्विड है 30 वेपर है? इस लाइन पे देखें, इस लाइन पे अगर 100 वेपर हुआ, जहां पर मेरा पॉइंट है इस वक्त, इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे होगा 90% लिक्विड। अगर यहां पर 100 लिक्विड है तो यहां पर 90% लिक्विड है। 90% लिक्विड का क्या मतलब हुआ? 10% वेपर। अगर मैं यहां जाऊं, यहां क्या हो गया? 80% लिक्विड 20 वेपर, 70% लिक्विड 30 वेपर, 50% लिक्विड 50 वेपर, 90% वेपर 10% लिक्विड, 100% वेपर 0% लिक्विड। अब आपको समझ आई पीवी डायग्राम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पीवी डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट प्रोपोर्शन बता रहा है कि कौन सा फेस कितने प्रोपोर्शन के अंदर है। ये चीज आप पीटी डायग्राम से नहीं बता सकते थे। पीटी डायग्राम सिर्फ बाउंड्री थी, बाउंड्री पे आप बता नहीं सकते थे कि मेरा वेपर का कॉम्पोजिशन कितना है, मेरा लिक्विड का कॉम्पोजिशन कितना है। इसीलिए ये पीवी डायग्राम बनाया गया, ताकि पीटी डायग्राम का जो इंफॉर्मेशन है वो हम पीवी डायग्राम में ट्रांसलेट करें और वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करें। अगर मैं यहां पर आपको एक पॉइंट देता, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट देता आर, मुझे ये बताएं आर का क्या प्रोपोर्शन होता? 50-50। 50-50। अब इसी पॉइंट को अगर मैं नीचे ले जाऊं, यानी आर डैश कर लूं, क्या आर डैश 50-50 होगा? नहीं सर, 30 70 dash 30 would probably be 60 liquid and 40 sorry, R dash would probably be 60 liquid and 40 vapor। सही बोल रहा हूँ, 60 liquid and 40 vapor, यही होगा ना? This is what Yes, I mean, sir. this is what I mean by saying that every isotherm would have its own separate distribution। अगर R यहां पर 50-50 है तो R dash यहां पर 50-50 नहीं है, क्योंकि this area is not the same as this area, it depends upon the temperature। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि अगर मैंने आपको असाइनमेंट में एक पॉइंट इस पे दे दिया और यहां पर 50-50 आ रहा है तो आप उसके नीचे वाले पे भी 50-50 लिख लें। दैट इज नॉट पॉसिबल। एवरी सिंगल आइसोथर्म विल हैव इट्स ओन स्पेसिफिक डब फेज रीजन। बात समझ आई? Yes, sir. अगर आपको ये बात समझ आई तो आपको ये पॉइंट भी समझ आ जाएगा। Horizontal segment of each isotherm represents all possible of mixtures of liquid and vapor in equilibrium on that particular isotherm। यानी isotherm, एक isotherm अगर कोई 100 के ऊपर है तो all possible mixtures of liquid and vapor on 100 Kelvin। अगर 200 के ऊपर है all possible liquid and vapor mixtures at 200 Kelvin in equilibrium, and the range is from 100% liquid to from the left hand side to 100% वेपर एट द राइट हैंड साइड। वो वही बात हुई जो मैंने ये कहा
any point on this line till the critical line is 100% liquid, यानी अगर लिक्विड यहां पर है तो इस लाइन के ऊपर 100% लिक्विड है, 0% वेपर है। इस लाइन के ऊपर 100% लिक्विड है, 0% वेपर है। 100% लिक्विड है, 0% वेपर है। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस कर लूं, यहां पर क्या होगा? 0% लिक्विड, 100% वेपर। यहां पर क्या होगा? 0% लिक्विड, 100% वेपर। यहां पर क्या होगा? 0% लिक्विड, 100% वेपर। क्लियर है? यस सर। सर ये पॉइंट वापस समझा दें। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं अगर बोले, अगर मैं यहां पर जा रहा हूं कर्व B टू C के ऊपर, B कहां से आ रहा है? B लिक्विड से आ रहा है। यहां पर मेरे पास लिक्विड क्या है? यहां पर मेरे पास लिक्विड वन फेज के अंदर है। एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज व्हाट? अ टू फेज रीजन। यही मैंने बोला ना, B टू C जा रहा हूं, लाइन के ऊपर 100% लिक्विड होगा, मगर मुझे इस पर यह भी बताना पड़ेगा कि वेपर 0% है, क्योंकि ये टू फेज रीजन है। एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अ टू फेज रीजन। और अगर मैं C को क्रॉस कर लूं, मैं लाइन पर यहां पर आ जाऊं, तो यहां पर क्या है? यहां पर भी मेरे पास टू फेज रीजन है, 100% वेपर है और 0% लिक्विड है। इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, मेरे पास डिफरेंट प्रोपोर्शंस हैं जो कि 100 ऐड होती है। अगर यहां पर 100 लिक्विड है, 0 वेपर है, तो यहां पर क्या होगा? 70 लिक्विड और 30 वेपर। यहां पर क्या होगा? 30 लिक्विड और 70 वेपर। जितना ये वेपर के करीब जाता रहेगा उतना वेपर का प्रोपोर्शन बढ़ता रहेगा, जितना ये लिक्विड के करीब जाएगा उतना लिक्विड का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। आप क्लियर हुआ? सर हाँ हो गया सर। ये नीचे वाली लाइन कौन सी नीचे वाली लाइन? कौन सी नीचे वाली लाइन? वाली लेस देन P1 ऐसा वाला, ये वाली, ये लाइन की बात कर रहे हैं? लास्ट एक सेकंड, इसकी बात कर रहे हैं, द रेंज। चलें, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको ये जो थे ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज थी, यहां पर कोई नंबर नहीं था। मैंने आपको इसलिए एक एग्जांपल कर कर दिखा दिया आपके रेफरेंस के लिए। एग्जांपल देखें, क्वेश्चन पे आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं आपको बोलता हूं अ टू फेज रीजन हैज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ 500 केल्विन, यानी आपका क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर है 500 केल्विन। मैं आपको ये भी बोलता हूं 5 आइसोथर्म्स आर देयर, 200 केल्विन, 300 केल्विन, 400 केल्विन, 500 केल्विन, 600 केल्विन। they have to be shown on the PV diagram. सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, based on this information sketch the PV diagram. सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट हैं इन टेम्परेचर्स को देखकर जो टच नहीं करेंगे, टू फेज रीजन में जाएंगे नहीं, और क्यों नहीं जाएंगे? 600 केल्विन, 500 केल्विन, 600। अच्छा, 600 क्यों नहीं जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर क्या है सर? 600 is above the critical temperature. 500 क्यों नहीं जाएगा? Because that is the exact temperature of the critical region. वो सिर्फ बाउंड्री के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहला पार्ट है कि मुझे सिर्फ इसका स्केच बनाना है। अब गौर करें, मैंने विद नंबर्स आपकी आसानी के लिए आपको बनाकर दिखाया है। ये मेरा डायग्राम हुआ। अगर आप ये देखें, रफली मैंने बनाया था, आप लोग इसको फेयर बनाएंगे। ये मेरा कर्व है, कर्व के ऊपर एक क्रिटिकल पॉइंट है। अगर मैं अपना 600 केल्विन वाली लाइन देखूं, ये बिल्कुल फ्लैट जा रही है, टच नहीं कर रही क्रिटिकल कर्व को। अगर मैं 500 वाली लाइन देखूं तो 500 देखें, ये आ रही है, सी पे टच हो रही है, फ्लैट हो रही है, फिर बाहर जा रही है। अगर मैं 400 की देखूं तो 400 की लाइन यहां आ रही है, कर्व से फ्लैट हो रही है, फिर जा रही है। 300 की लाइन ये भी आ रही है, कर्व पे फ्लैट हो रही है, जा रही है। 200 की लाइन आ रही है और फिर फ्लैट होकर जा रही है। पहला डिफरेंस, जितना टेम्परेचर कम हो रहा है, टू फेज रीजन को बाय ग्राफ ज्यादा वो मिल रहा है, अपना
फेज रीजन दिखाने के लिए, जिसका मतलब ये हुआ, जो मैं बात बार बार बोल रहा हूं, एवरी सिंगल टेम्परेचर इज अ डिफरेंट एंटिटी फॉर अ टू फेज रीजन. इस रीजन के ऊपर 50-50 would not equal to 50-50 on this, would not equal to 50-50 on this. तो आप तीनों को सेपरेटली देखेंगे, हर आइसोथर्म को सेपरेटली देखेंगे. ऐसा नहीं है कि एक आइसोथर्म के लिए अगर 50-50 ये हुआ तो आपने सारे आइसोथर्म के लिए 50-50 बना दिया. अगर कोई टेम्परेचर होता 50 डिग्रीज का तो फिर वो एक चौथा आइसोथर्म 100 के नीचे आता और यूं बनता. अब ये आपने पार्ट 1 आंसर किया, और ये देखें कि मैंने यूनिट्स इसके अंदर लाजमी लगाए हुए हैं, पास्कल और मीटर क्यूब. अब यहां पर देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है. सपोज अ पॉइंट H इज ऑन अ 40% वेपर फेज ऑन 400 केल्विन. मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा जो पॉइंट H है वो कितना है, 40% वेपर ऑन 400 केल्विन, and W is 80% gas phase on 200 Kelvin, while L is 0.7 of the liquid phase on 300 Kelvin. Show these points. Point by point जाएं. सबसे पहले देखें, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, H is 40% vapor phase on 400 Kelvin. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 400 Kelvin की लाइन देखेंगे, उसके बाद आप क्या डिमार्केट करेंगे, 40% वेपर फेज. 40% वेपर फेज का क्या मतलब हुआ, 40% वेपर, 60% लिक्विड. 60% सर लिक्विड होगा. 40% वेपर का मतलब 60% लिक्विड. मैं 400 की लाइन में जाऊंगा, 400 की लाइन में मैं एक डॉट यहां पर बना दूंगा, बिकॉज दिस इज स्टिल मोर ऑन द लिक्विड फेज, यानी ये 60-40 हो जाएगा. ये एक हाइपोथेटिकल स्केच है, तो मैं एक सिर्फ डॉट बना दूंगा. दूसरा वाला क्या बोलता है, दूसरा वाला बोलता है W is 80% gas phase on 200 Kelvin. 80% gas phase with what, 80% liquid sir. 80% gas phase would mean 20% liquid. तो देखें ये पॉइंट मैं यहां पर कहीं बनाऊंगा, यहां पर इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये लाइन पे 100% वेपर है. आमतौर पे स्टूडेंट क्या करता है, वो 80% तो देख लेता है मगर वो 20% वेपर यहां बना देता है. ये गलती नहीं कीजिएगा. अगर ये 50-50 है तो इसके इस साइड के ऊपर लिक्विड फेज है, इसके इस साइड के ऊपर ये वेपर फेज है, तो मैं 200 पे जाऊंगा, 80% के ऊपर मैं एक पॉइंट बना दूंगा. तीसरा पॉइंट मेरा क्या था, द थर्ड पॉइंट वाज 0.7 ऑफ द लिक्विड फेज. ये मैंने जानकर 0.7 दिया बताने के लिए कि आपका क्वेश्चन परसेंटेज में भी आ सकता है, मोल फ्रैक्शन में भी आ सकता है. मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 0.7 ऑफ द लिक्विड फेज. 0.7 of the liquid phase means 0.3 on the vapor phase at 300 Kelvin. मैं 300 Kelvin में जाऊंगा और ये देखें मेरा पॉइंट L. My point L is closer to this line. अगर मैं इसको यहां बना देता L को तो ये मैंने उल्टा बना दिया होता. फिर मैंने क्या कर दिया होता, 30% वेपर फेज और फिर मैंने इसको 70% वेपर फेज 30% लिक्विड फेज बना दिया होता. तो आपको समझ आ गई कि ड्राइंग किस तरह करते हैं. यस सर. Yes सर sir. एक चीज बताएंगे सर. अच्छा मैं एक सेकंड, ये जो एक आइसो, सेकंड, एंड ओवर हियर द रिकॉर्डिंग इज स्टॉप्ड क्योंकि यहां मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह इसको ड्रॉ करना है. बाकी जो क्वेश्चन आएंगे ताकि वो रिकॉर्डिंग में नहीं जाए, मुझे एक सेकंड स्टॉप करने दें उसको.